Last lecture we had learned some part of this chapter land use, and in this part of the chapter we had learned some points there about the uses of land, and then today we are going to learn the next point of this chapter, and the next point is here transitional area and suburbs. Then now listen carefully. Transitional area and suburbs. Rural settlements start outside the boundary area of urban settlement. तो अर्बन सेटलमेंट का जो बाउंड्री एरिया है उसके आउटसाइड में रूरल सेटलमेंट स्टार्ट होता है। मतलब जो अर्बन एरिया है सिटीज के बाद जो भी बचा हुआ एरिया है जिसे हम कहेंगे कि वो रूरल सेटलमेंट वहाँ पे होती है। बट द इंटरमीडिएट एरिया इन बिटवीन इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल एरिया। लेकिन उनके बीच में का जो एरिया होता है, मतलब सिटी, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, इसके बीच में जो एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल एरिया। अब समझ में आया ट्रांजिशनल एरिया क्या होता है? सिटी और अर्बन, मतलब अर्बन और जो रूरल एरिया है उसके बीच में का जो एरिया है उसे ट्रांजिशनल एरिया हम कहते हैं। इन दिस एरिया देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रूरल एंड अर्बन लैंड यूज। तो इन दोनों में, रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो लैंड है या जो एरिया है उसे ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। और ऐसे ट्रांजिशनल एरिया का यूज मतलब जिस तरह से रूरल एरिया में किया जाता है वैसा भी होता है, और अर्बन एरिया में जिस तरह से लैंड यूज होता है वैसा भी होता है। तो दोनों का मिक्सचर है, दोनों का ब्लेंड है। ओके, इन दीज एरियाज लैंड यूज इज ऑफ अ मिक्स्ड नेचर। तो लैंड यूज जो है वो मिक्स्ड नेचर में वहाँ पे है। इन दिस जोन कल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो मिक्स टाइप। और यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी मिक्स टाइप में वहाँ पे होती है। ओवर टाइम दिस एरिया converted to the urban area and these regions become suburbs। तो आगे चल करके कुछ दिनों बाद ये जो एरिया है ट्रांजिशनल एरिया वो मतलब एक अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता जाता है और धीरे धीरे वो एक सबर्ब में आ जाता है। फ्रॉम एग्जांपल हम कह सकते हैं कि बैंड्रा, देन भांडुप एक्सेट्रा, ये जो एरिया है वो आर सबर्ब्स ऑफ मुंबई सिटी, है ना। मुंबई सिटी के ये सबर्ब्स वहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लान्ड सिटीज। ओके, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्बनाइजेशन ऑकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब बहुत से सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट आ गई। सिंस दिस अर्बनाइजेशन वॉज नॉट वेल प्लान, लेकिन तब ये अर्बनाइजेशन जो था वो अच्छी तरह से प्लान वहाँ पे नहीं था। सिटीज बिगैन टू ग्रो इन अ हैप्जर्ड मैनर। जो सिटीज हैं वो किस तरह से बढ़ रही थी? एक हैप्जर्ड मैनर में, मतलब वहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं थी कि कौन सी एरिया में किस तरह का लैंड का यूज वहाँ पे होगा, एंटरटेनमेंट कहाँ पे होगा, स्कूल कहाँ पे होंगे, ऑफिशियल एरिया कहाँ पे होगा, मार्केट प्लेसेस कहाँ पे होंगे। इस तरह से कुछ प्लानिंग वहाँ पे नहीं थी। मतलब जिसे हम कहते हैं हैप्जर्ड एरिया, मतलब डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर मैनर जिसे हम कह सकते हैं। ओके, हैप्जर्ड मैनर, डिसऑर्डर मैनर। Then, because of employment opportunities, there are a large-scale migration to cities occurred। तो सिटीज के अंदर लोग बहुत ज्यादा तौर पे माइग्रेशन करते हैं, मतलब मूव करते हैं, सिटीज में जाकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, काम मिलता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होती है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज ऑलवेज अ सीरियस प्रॉब्लम इन सिटीज। तो सिटीज के अंदर जो लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कम होती है, सीरियस होती है, लैंड वहाँ पे मिलती ही नहीं है। दूसरी चीज़, अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज विजिबल इन द लैंड यूज ऑफ सिटीज। तो सिटी के अंदर जो लैंड यूज है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है ना। लैंड यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है सिटीज के अंदर। लिमिटेड लैंड, वेरिड land uses and bargaining cities resulted in the thought of having planned cities for the future। तो ये जो सिटीज के अंदर या अर्बन एरिया की जो लैंड है वो टोटली प्लान्ड लैंड यूज वहाँ पे होता है। मतलब सिटी में हर एक एरिया को वहाँ पे प्लान किया जाता है कि वो एरिया, वो लैंड किस चीज़ के लिए वहाँ पे यूज होगी। देन
limited land various uses. Then even before a city grows, its land use is predetermined and a plan layout is prepared. तो जिस तरह से cities grow होती जाती है ना, cities grow होने से पहले बिफोर उसकी लैंड जो है, सिटी की लैंड जो है वो प्री डिटरमाइन होती है, पहले से ही तय किया जाता है कि उस लैंड का यूज किस लिए होगा। प्लान लेआउट इज प्रीपेड, वहाँ पे एक लेआउट बनाया जाता है, प्लान लेआउट वहाँ पे बनाया जाता है कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज होगी। ओके, अकॉर्डिंगली द सिटीज आर डेवलप्ड, और उसी के हिसाब से जो सिटीज है वो डेवलप होती है, विकसित होती है। सिंगापुर, देन सेउल, साउथ कोरिया में है वो सेउल, देन ज्यूरिच विच इज इन स्विट्जरलैंड, देन वॉशिंगटन डीसी विच इज इन यूएसए, ब्रासिलिया विच इज इन ब्राजील, देन चंडीगढ़, भुवनेश्वर विच आर इन इंडिया, एक्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान सिटीज। तो ये सारे प्लान सिटीज के एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे बता सकते हैं। Then, can you tell the part is there? Examine the pie chart showing land use in figure 6.1 and answer the following questions. तो यहाँ पे फिगर दिए 6.1 की लैंड यूज इन जापान एंड इंडिया परसेंटेज में। ओके, ये पाई चार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, और ये जो कलर्स हैं वो उस लैंड का यूज यहाँ पे बता रहे हैं। चलो हम पहले कलर्स के बारे में वहाँ पे जान लेते हैं किस तरह का लैंड यूज हुआ है। ओके, अब ये जो ब्लू कलर है वो आपको क्या शो करेगा? सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ पे देखो, लैंड यूज इन जापान 2011, राइट साइड में आपको जो पाई चार्ट दिख रहा है वो जापान का लैंड यूज है, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जापान और राइट साइड में इंडिया का लैंड यूज है जो 2011 में वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। तो जो येलो कलर है वो एग्रीकल्चर के लिए है, येलो कलर जापान का 11.7 आपको दिख रहा है, और इंडिया का जो है वो 52.8 दिख रहा है। देन रेड कलर क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है वो? परमानेंट एग्रीकल्चर। रेड कलर में परमानेंट एग्रीकल्चर वहाँ पे है। तो देखो, इंडिया के अंदर 4.2 परमानेंट एग्रीकल्चर है और जापान के अंदर 0.8 ओनली। ओके, देन ग्रीन कलर जो फॉरेस्ट के लिए, जापान में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, देखो 68.5, और इंडिया में दिखेगा आपको 23.1। देन परमानेंट पास्चर्स है ना, जो आपको ब्लू कलर में वहां पे दिखेंगे। इंडिया के अंदर 3.5 में परमानेंट पास्चर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, और जापान के अंदर है ही नहीं। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर, जो ऑदर्स के बारे में बताता है। तो ऑरेंज कलर जो है वो इंडिया के अंदर 16.4 इतना यूज हुआ है, और जापान के अंदर 19% हुआ है। ओके, चलो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए। इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर फॉरेस्ट मोर? तो कौन सी कंट्री दोनों में से ज्यादा लैंड, कौन सी कंट्री का लैंड ज्यादा से ज्यादा अंडर फॉरेस्ट है? तो वेरी गुड, बाय ऑब्जर्विंग वी कैन से दैट जापान। देन इन विच कंट्री इज द लैंड अंडर द एग्रीकल्चर मोर? कौन सी कंट्री एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज की गई है? ये इंडिया है और ये है जापान। वेरी गुड, इंडिया। कैन यू टेल मी दैट परसेंटेज? Very good, 52.6. Very nice. Then now listen carefully. Next question is there. Considering the two questions above, how will you relate the physiography and climate of India and Japan with their respective land uses? तो land uses को देख करके हमने क्या देखा वहाँ पे? फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर के यूज के बारे में पहले दो क्वेश्चंस में देखा। अब हमें रिलेशन, इससे रिलेशन लगाना है कि इंडिया की जो फिजियोग्राफी है और क्लाइमेट है, इंडिया और जापान की फिजियोग्राफी और क्लाइमेट, इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, ये हमें बताना है, कोरोलेट करना है, हमें कंसीडर करना है किस तरह से होगा, है ना? कर पाओगे? ओके, देन वी कैन से दैट इफ द एग्रीकल्चरल लैंड इज मोर, द एग्रीकल्चरल लैंड इज occupy more than Japan in India, then there is a suitable
land for agriculture. That means the fertile land is in more quantity in India than Japan. Okay, and if we think about the forest land, then what we can say that the Japan is in a more quantity for the forest. Okay, that means Japan has a good climate or the suitable climate and physiography for the forest than India. Like this, we can say that. Okay. Then now listen. Correlate their land use in development and development. तो लैंड यूज और डेवलपमेंट के बारे में अगर हम कोरोलेट करते हैं दोनों का रिलेशन बताते हैं तो क्या बता पाएंगे लैंड यूज में? Okay. Then Japan uses. Very good. Very nice. Next, which land use is found in Japan? जापान में किस तरह की लैंड यूज को देखा जाता है ज्यादा तौर पे? Forest. Very good. Then, considering the land use in both the countries, make a list of factors affecting the land use. Okay. कंसिडरिंग द लैंड यूज इन बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लैंड यूज को कंसिडर करते हुए हमें एक लिस्ट बनानी है कि कौन से फैक्टर्स वहाँ पे अफेक्ट करते हैं लैंड यूज के ऊपर. फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, सच टाइप ऑफ फैक्टर्स कैन बी अफेक्ट. हाँ, वेरी गुड. पॉपुलेशन, वेरी नाइस. चलो ठीक है, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं सभी आंसर्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे. ओके. You may have realized that the different countries, the percentage under various land uses differ based on the availability of the land population of the country. तो कंट्री की पॉपुलेशन को देखते हुए दोनों कंट्रीज की लैंड यूज वहाँ पे अलग अलग हमें दिखाई दे रही है. इट्स क्वालिटी एंड नीड्स लैंड यूज टाइप वैरी. तो जो मतलब लैंड की क्वालिटी है और उसकी जो नीड है उसके हिसाब से लैंड की यूज जो है वो अलग अलग तरह से वहाँ पे हुई है. In Japan, for example, a percentage of land under the forest is more and the percentage of land under the permanent agriculture is very low. Okay, जापान के अंदर फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, परमानेंट एग्रीकल्चर वहाँ पे कम होता है. As compared that in India, the percentage land under the forest is low while the percentage of the land under permanent agriculture is high. तो जापान के मुकाबले में इंडिया में जो फॉरेस्ट लैंड है वो जापान के परसेंटेज के मुकाबले में कम है और जो परमानेंट एग्रीकल्चर है वो जापान से ज़्यादा है इंडिया में. ओके. देन ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड ओनरशिप राइट्स. ओके, तो लैंड की ओनरशिप और उसके राइट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना. उससे पहले कैन यू टेल व्हाट काइंड ऑफ लैंड यूज इज शोन इन फिगर 6.2 एंड फिगर 6.3. ओके, फिगर 6.2 कैन यू सी देयर. ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर है. फिगर 6.3 प्रॉपर्टी कार्ड and figure 6.2 which is showing the sample of Satbara. Okay, did you see it on page number 62 and sorry 38 and 39. 38 and 39. Can you tell in which area the property is located? कौन से एरिया में कौन सी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, ये आप बता पाओगे? चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे देखते हैं और उससे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. ओके, देखो यहाँ पे तो 7/12 एक्सट्रैक्ट, वैसे ही 7/12 हम कहते हैं इन मराठी. 7 मीन्स 7 एंड 12 मीन्स 12, 7/12. ओके, वो लैंड यूज यहाँ पे दी गई है. देन अंडर द यूटिलाइजेशन वी हैव सीन हाउ लैंड इज पुट टू डिफरेंट यूजेस. तो इस 7/12 के अंदर लैंड का यूज किस तरह से अलग अलग तौर पे किया गया है. द ओनरशिप ऑफ द लैंड कुड बी प्राइवेट और पब्लिक.
तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो लैंड की ऑनरशिप है वो प्राइवेट या पब्लिक की वहाँ पे हो सकती है। देन लैंड रजिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेस्ट इज डन अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर इस लैंड का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हुआ है। All the information about the registered land can be obtained from the revenue department in the 7/12 extract. That means 7/12. Okay. Let us get some information about this. चलो इसके बारे में थोड़ी और भी information हम ले सकते हैं. One can get to know under whose ownership the land is from the 7/2 extract. That means 7/12. Okay. तो 7/12 में हम क्या देख सकते हैं कि लैंड किसकी है, उसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है, ये हम 7/12 में वहाँ पे देख सकते हैं या 7/2 एक्सट्रैक्ट में देख सकते हैं। द एक्सट्रैक्ट इज रिकॉर्ड केप्ट बाय द पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ये रिकॉर्ड कौन रखता है? पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना। तहसील ऑफिस में हमें मिलता है ये, है ना, सेतु वगैरह जो होते हैं वहाँ पे मिल जाता है। देन सीरियल नंबर 7 to 12 आर डिस्टिंक्टिव सेक्शंस ऑफ लॉ पार्टनिंग टू द ओनरशिप ऑफ लैंड। तो यहाँ पे एक सेक्शन बताया गया है लॉ का पार्टनिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड के लिए। वो कौन सा है? सीरियल नंबर वहाँ पे दिए 7 and 12। इसमें हमें वो सब चीज़ें देखने को मिलते हैं। द 7/12 एक्सट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड। लैंड की मिरर उसे कहा जाता है, मतलब लैंड के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन हमें इस 7/12 के एक्सट्रैक्ट में मिलती है, जिसे हम कहते हैं 7/12 में। This is because just by reading the extract sitting in one place, one can, on the next page, one can get the complete information about the piece of land about actually going there. तो चलो ये जो आपको पीस यहाँ पे दिख रहा है 7/12 का, ओके, 7/12 का जो पीस दिख रहा है कौन से पेज पे? वो देखो पेज नंबर 38 पे आपको वो दिख रहा है। ओके, अगर आप ऊपर देख रहे हो, ऐसा हर एक के घर का आपके जो ओनरशिप है लैंड की वहाँ से आप निकाल सकते हो, मतलब तहसील से निकाल सकते हो और देख सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड कहाँ पे है ना, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जिला ऊपर दिया है मराठी में, देखो जिला अहमदनगर, तालुका पारनेर, एंड देन गांव वडझिरे। व्हाट इज इट? सम ब्लर थिंग इज देयर। वडाझिरे और क्या क्या नाम है? ओके, वडझिरे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, मुझे दिख नहीं रहा था। वडझिरे कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बेटा? अहमदनगर। एंड तालुका पारनेर। एंड हाँ, विच विलेज इज देयर? वडझिरे। ओके, वडझिरे। ओके, चलो अब हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि ये लैंड एक्चुअल में है कहाँ पे। ओके, अब चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे के तौर पे। ओके, तो लैंड का टोटल एरिया यहाँ पे दिया है, देखो गट क्रमांक व उपविभाग ऐसा वहाँ पे दिया ना 757। ओके, तो पर्टिकुलर लैंड वहाँ पे, पर्टिकुलर लैंड को वहाँ पे जो मतलब गट मतलब किसी लैंड का पार्ट जिसे हम कहेंगे, ओके, ब्लॉक। गट मीन्स ब्लॉक। तो ब्लॉक बनाए जाते हैं लैंड्स के। तो कौन से ब्लॉक में आएगा ये? 757। आगे चल करके भोग वाटेदार यानी जिसके हिस्से में वो लैंड है वो वहाँ पे बताए गए, है ना। 1 देन शेतीची स्थानिक नाव। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में सब इंफॉर्मेशन दी गई है ना। क्षेत्र थोड़ा सा वहाँ पे ब्लर है। क्षेत्र एकड़ है, आर चौरस मीटर यानी स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है वो। जिरायत है ना, एंड बागायत। बागायत मीन्स अंडर कल्टीवेशन। ओके, ऐसी लैंड वहाँ पे बताई गई है। सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से दी है, देखो, है ना। और उसके बाद जो भी उसके ऑनर्स है उनके नाम बताए गए हैं, है ना, उस लैंड के ऑनर के बारे में, और उसके जो भी रिलेटिव है उसके बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ पे अशोक दत्तात्रेय और उसके बाद कैलाश दत्तात्रेय कुछ नाम दिए, देखो दिख रहा है आपको।
तो ये सब ऑनर है उस लैंड के। टाइम टू टाइम ऑनरशिप वहाँ पे होती है। देन यहाँ पे खाते क्रमांक ये बताया गया है, कुळाचे नाव, इतर अधिकार, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं राइट साइड में। विहीर, देन दही, क्या है वो, वही वाट, हक, ऐसा कुछ तो भी दिया है देखो। तो टोटल इन्फॉर्मेशन इस 7/12 के एक्सट्रैक्ट में बताया जाता है। ओके, तो चलो थोड़े से नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन टोटल। सब इन्फॉर्मेशन हमें इस पेज से मिल जाते हैं, एक्चुअल लैंड पे जाने की जरूरत हमें वहाँ पे नहीं होती। द रजिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ द ओनरशिप राइट्स ऑफ द फैमिली। पूरे फैमिली की ओनरशिप अगर है तो वो भी वहाँ पे बताई जाती है, हमें सब दिखाई देता है किस किस इंसान का, कौन से ओनर का नाम वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद status of debt and loan, transfer of ownership and the area under the different crops, क्या क्या और समझ में आता है। स्टेटस ऑफ डेप्थ मतलब कर्जा वगैरह लिया है उस लैंड के ऊपर, लोन वगैरह लिया है ना, तो वो स्टेटस भी हमें इस पेज पे दिख जाता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब इससे पहले वो लैंड किसी की होगी और उसे दूसरे किसी ने खरीदा है, तो पहला ऑनर कौन था, उसके बाद उसे दूसरा खरीदने वाला कौन है, ये भी हमें यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, उसके बाद और क्या पता चलता है इस पेज से कि किस तरह के क्रॉप्स वहाँ पे लगाए जाते हैं, कितनी लैंड क्रॉप्स के लिए यूज की गई है, वो भी बताया जाता है। देन विलेज फ्रॉम नंबर 7 एंड विलेज फ्रॉम नंबर 12 आर combined to prepare as 7/12 extract. Okay, then hence it is termed as a 7/12 extract. These village forms are available with the talati of every village for land and revenue collection purposes. Okay, तो यहाँ पे बताया जाता है कि इस तरह की मतलब विलेज के अंदर ये जो आपको फिगर दिख रही है प्रॉपर्टी कार्ड की, सॉरी 7/12 की है ना, जिसे हम कहते हैं 7/12 एक्सट्रैक्ट। तो ये कहाँ से मिलती है विलेजेस में, तो एक तलाटी ऑफिस होता है, वो भी एक रेवेन्यू ऑफिस ही होता है जहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया जाता है लैंड के बारे में। तो वहाँ से ये इंफॉर्मेशन या ये पेज मिलता है। ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट वहाँ पे बताया गया है हाउ इज द 7/12 एक्सट्रैक्ट रीड, इसे किस तरह से रीड करना है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो पेज नंबर 39 के ऊपर राइट साइड में वहाँ पे बताया गया हाउ इज द 7/12 एक्सट्रैक्ट रीड। ऑक्युपाई क्लास 1 मीन्स द लैंड ओवर द ओनरशिप राइट आर अवेलेबल थ्रू जनरेशन, दिस इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जिसे वंश से, पुराने वंश से चलती आई हुई जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी वहाँ पे कहा जाता है कि किस तरह की मतलब वहाँ पे ओनरशिप चलते आ रही है आगे। देन ऑक्युपेंट क्लास 2 मीन्स द लैंड गिवन बाय द गवर्नमेंट टू marginal farmers of landless people. Such land can be sold, leased, pledged, then given as a charity or transfer only with the sanction of the district collector. चलो, तो ये लैंड जो है वो मतलब एक्यूपेंट क्लास 2 में हमें क्या समझ में आता है कि लैंड कहाँ से आई हुई है। कभी क्या होता है कि लैंड को किसी ने अगर बेचा है तो बेचने वाले का नाम वगैरह आ जाता है, अगर लीज पे वो लैंड दी है ना, तो वो समझ में आता है। उसके बाद जो प्लीडेड है ना, और दूसरी चीज गिवन एज अ चैरिटी, चैरिटी से वो मिली हुई है या ट्रांसफर की गई है ना, तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थ्रू यहाँ पे सैंक्शन किए जाते हैं। देन ऑन द नेक्स्ट पेज वी कैन सी दैट बिलो दैट, पेज नंबर 40 पे देख रहे हो आप, बिलो दैट अंडर असेसमेंट द अमाउंट ऑफ टैक्स लीव्ड ऑन द लैंड इज गिवन इन रुपीज पर पैसा। ओके, तो जो भी सारे टैक्स उस लैंड के लिए, उस लैंड की असेसमेंट के लिए वहाँ पे बताए गए हैं ना, वो सब रुपीज पैसे में वहाँ पे दिए जाते हैं। इन अदर राइट द नेम ऑफ द अदर जॉइंट होल्डर्स आर इंक्लूडेड, दिस इज शोन द स्टेटस ऑफ लोन टेकन फॉर एग्रीकल्चर एंड वेदर दे हैव बीन रीपेड और नॉट। तो आगे चल करके
दूसरे साइड में हमें क्या दिखाई देता है कि जॉइंट होल्डर्स कौन कौन है, उस लैंड के जॉइंट होल्डर्स कौन कौन है, मतलब लैंड के ऊपर किसका किसका अधिकार है। एक से ज़्यादा ऑनर लैंड के हो सकते तो यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे ये स्टेटस भी बताया जाता है कि उसके ऊपर कुछ लोन लोन है या नहीं है, एग्रीकल्चरल लोन वगैरह वहाँ पे लिया जाता है लैंड के ऊपर उस तरह से। अगर है तो वो पेड किया गया है या नहीं पेड किया गया है, वो भी वहाँ पे बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टी कार्ड। ओके, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। ओके।